This conference will now be recorded. हाँ जी, तो डाटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा बट इन ऑर्गेनाइज फॉर्म, जो कि डाटाबेस हम उसे कंसिडर करेंगे। हाँ जी, कलेक्शन तो है डाटा का, लेकिन एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, जो कि क्या करता है, आपको एक स्ट्रक्चर वे से आपको डाटा डिफाइन करके देता है, जिसके कारण आप क्या करोगे, उस डाटा को इजीली रिट्राइव करोगे। अगर डाटा स्ट्रक्चर वे और ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं रहेगा तो उसको कैसा है, रीड करना और उसको अंडरस्टैंड करना काफी डिफिकल्ट है। अगर मैं यहाँ पर आपको डाटा लिख के देता हूँ, लेकिन उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं लिखता हूँ, एक सिस्टमेटिक वे से नहीं लिखता हूँ, तो वो आपको स्टडी करने में दिक्कत हो जाएगी और आप कैसे समझ नहीं पाओगे। सपोज मैं ये डाटाबेस भी यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, और इसको कोई एरो नहीं देता हूँ, इसके बारे में कुछ मैं और बताना चाहूँ, पैकेजेस के बारे में बताना चाहूँ, फिर मैं इसको साथ में लिख देता हूँ, तो ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है। हमको पता है कि कोई चीज अंडरस्टैंड करना है तो उसको स्पेस देना पड़ेगा, इसको एरो देना पड़ेगा, उसके बाद में एक स्ट्रक्चर फॉर्म में और एक सिस्टमेटिक वे में हमको लिखना है। उसी टाइप से आप अगर डाटाबेस लिखते हो, आप अपने सिस्टम में डाटा स्टोर करते हो, तो उसको एक उसका वे है, सिस्टमेटिक वे, जो कि हमको कौन प्रोवाइड करता है, डाटाबेस प्रोवाइड करता है। और उसमें हम लोग अपने डाटा को डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे से, जिससे अगर डाटा को एक्सेस करना है तो इजीली हम लोग एक्सेस कर पाए। तो अब इस चीज को तो हम लोग ने समझ लिया कि ये क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्टोरिंग डाटा, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे टू स्टोर डाटा। इस तरीके से आप इसको ले, ऑर्गेनाइज वे जो है हमारी, वो तो डीबी में मिल जाएगा, ऑर्गेनाइज फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये डाटाबेस में जो डाटा स्टोर रहता है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहता है। और ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि एक सिस्टमेटिक वे, आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जैसे अब ये ब्लैक फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है, और इसको मैं ऐसा इस तरीके से हेडलाइन कर लूं, और ये कैसा है, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए कि ये क्या है, हेडिंग है, ठीक है, हम लोग कैपिटल में लिखते हैं तो हेडिंग हो गया। तो इस तरीके से हम लोग उसको लिख सके, और यही क्या है, हमको अंडरस्टैंडेबल रहेगा कि ये एक हमारी हेडिंग है, उसके अंदर में ये पूरे कंटेंट आ गए। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, डाटाबेस की मदद से आप अपने सिस्टम में डाटा स्टोर करोगे। और जब हम लोग इसमें लैंग्वेज पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो क्या करती है, ये लैंग्वेज आपको मदद करती है क्वेरीज जनरेट करने में, मतलब कि डाटा रिट्राई करोगे। क्वेरीज मतलब आप समझो कमांड, ठीक है, यहाँ पर इसका पूरा फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या करेगी, आपको डाटा रिट्राइव करने के लिए कमांड्स आपको एग्जीक्यूट करने देगी। जैसे क्वेरी का मतलब है कमांड, जैसे क्वेरी कौन कौन सी है, तो इंसर्ट क्वेरी हो गया, डिलीट क्वेरी हो गया, ड्रॉप क्वेरी हो गया। तो ये क्या करना चाहते हैं, ये ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उस डाटा के ऊपर आप। तो ये आप क्वेरी का यूज करोगे, एसक्यूएल क्वेरी का यूज करोगे, उससे परफॉर्म करोगे, उस डाटाबेस पे जो क्रिएट किया है आपने, उस पे ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे। तो वो कौन सी रहेगी, एसक्यूएल रहेगी, ठीक है। अगर वो क्वेरी आपकी एसक्यूएल है तो उसमें आप क्या है, डिफरेंट टाइप्स हमारे यहाँ पर डाटाबेस है और उसमें हम लोग एसक्यूएल यूज करेंगे। तो कौन कौन से एसक्यूएल टाइप है, कौन से नो एसक्यूएल टाइप है, इसमें कैसा है, इसको सर्च करना है और इसके बारे में जैसे मैं कुछ कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास में मारिया डीबी है, ठीक है, माई एसक्यूएल में आता है वो। उसके बाद में अरोरा, अरोरा जो अमेजोन का है। उसके बाद पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल, और ये इसके बाद पोस्टग्रेसक्यूएल, और कौन से है, और हमारे पास में क्या है, अमेजोन अरोरा तो लिख लिया मैंने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सबसे, जो कि यूज होता है। एमएसक्यूएल भी है, एमएसक्यूएल, एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये सब जो है, ये है आपके आरडीबी में, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, ठीक है। आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब रिलेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है,
बाकी और आप नो एसक्यूएल के टाइप्स यहाँ पर देख सकते हो, डायनामोडीबी जो कि नो एसक्यूएल में आता है। और नो एसक्यूएल और एसक्यूएल में आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ कि आरडीबीबी में इसमें क्या रहता है कि आपका डाटा जो है वो रो एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर रहेगा। ठीक है, रो एंड कॉलम के फॉर्म में आप स्टोर करते हो डाटा। इसके कारण क्या है, एक आपका स्कीमा जनरेट होता है। स्कीमा जो वर्ड है, स्कीमा फिक्स रहता है इसमें आरडीबी में। इस स्कीमा का मतलब कैसा है, पहले से आपने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है। सपोज मैं क्या करता हूं, तो सपोज मैं यहाँ पर देखिए एक डायग्राम निकालता हूँ और यहाँ पर मैं स्कीमा जनरेट कर रहा हूँ, मतलब इसके अंदर में मेरा डाटा है। ठीक है, ये सपोज मेरा डाटाबेस हो गया, डाटाबेस। ठीक है, अब मैंने स्कीमा जनरेट कर लिया, ये फिक्स रहेगा। ठीक है, एक डाटाबेस जनरेट कर लिया, उसमें उसके अंदर में हम लोग टेबल जनरेट करते हैं, टेबल्स जनरेट करेंगे और ये हमारा टेबल जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये टेबल क्या करेगा, ये फिक्स फॉर्मेट में रहेगा। अगर सपोज मुझे एक नया टेबल, एक और नया कॉलम ऐड करना है तो मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा। किसमें, हमारे रिलेशन डाटाबेस में। ये हो गया मेरा टेबल। ठीक है, तो मेरा एक नया कॉलम अगर ऐड करना है टेबल्स के अंदर तो नहीं कर पाऊंगा। हालांकि एक नया टेबल अगर मुझे बनाना है तो मैं बना सकता हूँ इसके अंदर। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा। टेबल के अंदर में हम लोग कॉलम की इंफॉर्मेशन लिखेंगे और कॉलम के अंदर हमारा डाटा स्टोर होगा। ठीक है, जैसे ये पहला कॉलम हो गया, तो सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नेम, और इस टाइप की जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये है हमारा रिलेशन डाटा। सपोज रोल नंबर, ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, और इस टाइप से आप फीस या तो फिर क्या लिखो, स्टेटस लिखो। ओके, स्टेटस लिख देते हैं। इस टाइप से आप क्या करोगे, डिफाइन करोगे टेबल्स और डाटाबेस। तो आज हम लोग इसी तरीके से एक डेमो क्रिएट करेंगे हमारे मशीन में और एक स्ट्रक्चर फॉर्म में डाटाबेस जनरेट करके देखेंगे, जिसके कारण हमको रिट्राइव कैसे करते हैं, जल्दी से रिट्राइव करते हैं, और एसक्यूएल लैंग्वेज यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो हम लोग परफॉर्म करके प्रैक्टिकली देखेंगे। तो तीन यहाँ पर दो जो पॉइंट है, दो पॉइंट आपके क्लियर रहना चाहिए कि डाटाबेस क्या है। तो हमारा एक ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ डाटा को स्टोर करने का तरीका है, जिसमें कि आप क्या करते हो, आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो। और इंफॉर्मेशन अगर आप टेबुलर फॉर्म में स्टोर करोगे तो आ जाएगा RDBMS। ठीक है, तो RDBMS का जो टाइप है वो अगर आ गया इसमें, तो आप समझ जाना कि इसमें आप क्या करोगे, रो एंड कॉलम की फॉर्म में स्टोर करोगे। फिर अगर नॉन रिलेशन डाटाबेस आपको बनाना है, उसमें क्या रहता है कि आपका रो एंड कॉलम फॉर्म में डाटा स्टोर नहीं होता है, उसके लिए आपकी की जनरेट होती है। तो फिलहाल हमको इसके बारे में RDBMS में MariaDB पढ़ना है, जो कि एक MySQL का ही लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, आप MariaDB बोलो या तो फिर MySQL बोलो, एक ही बात है। और हम लोग क्या करेंगे, MySQL के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके कौन से पैकेजेस है, क्या क्या लगेगा इसके लिए रिक्वायरमेंट, हम लोग अभी देखते हैं इसमें। तो अभी सबसे पहले MariaDB कॉन्फ़िगर करना है, MySQL कॉन्फ़िगर करना है हमारे सर्वर में। सर्वर साइड में आपको क्या क्या लगेगा, ठीक है। और वैसे तो सर्वर साइड में ही है सब कुछ, सिर्फ क्लाइंट साइड में हम लोग यूज करके देखेंगे डाटा कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमको पैकेज लगेगा, तो पैकेज हमारा इंस्टॉल कर लेंगे हम लोग। ये इंस्टॉल MariaDB-सर्वर, MariaDB-सर्वर से पैकेज इंस्टॉल करना है। और ये क्या करेगा, आपको आपके सिस्टम में एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। MySQL की जितनी कमांड्स है, या तो आप क्यूरी बोलो इसमें MySQL में, उस टाइप से आप उसमें आप उसके पूरे प्रोग्राम के अंदर में
वो आपको फ्यूचर मिल जाएगा। तो MariaDB इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम में। तो ये है मेरा सर्वर, yum install MariaDB डैश सर्वर। ठीक है, तो MariaDB सर्वर पूरा लिखना है, सिर्फ MariaDB लिखने से नहीं होगा, उसका पैकेज अलग है, MariaDB सर्वर का पैकेज अलग है। हाँ, तो चलते हैं, नेट वैसे चल रहा है बराबर। रिपोजिटरी एक्स यहाँ पे स्कैन हो चुकी है और ये पैकेज हम इंस्टॉल कर रहे हैं वाई। ठीक है, तो पैकेज इंस्टॉल करना है। पैकेज इंस्टॉल करने के बाद उसमें कॉन्फ़िगरेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हम जो है, जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वही यूज करना है। सिर्फ हम लोग क्वेरी में जब इसका यूज करेंगे, क्वेरी में इसकी जो जो डिफरेंट कमांड्स है उसके बारे में डिस्कस करने वाले। तो कॉन्फ़िगरेशन इसका यहाँ पर कुछ नहीं है, और आपको क्या करना है, सिर्फ systemctl start MariaDB। ठीक है, MariaDB को स्टार्ट करना है। अगर आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखना है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको मिल जाएगी etc और शायद हाँ यही है myCNF इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में देखिए आप, सिर्फ आपको लॉग्स के बारे में बताया है कि लॉग्स कहाँ पे जनरेट होंगे। बाकी जितना भी है उसमें अगर आप यूजर एंड यूजर ग्रुप को इग्नोर सिस्टम डिज़, तो इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको नहीं मिल रही। सिर्फ सॉकेट कहाँ पर है और आपका डाटा डायरेक्टरी क्या है ये भी बताया, कि जैसे आप डाटाबेस क्रिएट करोगे तो वो डाटा कहाँ पर स्टोर होगा, तो ये दिया है वेयर लिव MySQL के बारे में। चलिए ठीक है, तो डाटा कैसे स्टोर होगा, क्या होगा, ये सब मैं बताता हूँ आपको एक साथ क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये MariaDB है हमने इंस्टॉल। कॉन्फ़िगरेशन फाइल का भी लिख लो कहाँ पर है, क्योंकि उसमें कैसा है आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि डाटाबेस कहाँ पर स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो आप तो क्रिएट तो कर रहे हो लेकिन स्टोर तो होगा मशीन में ही कहीं, पर कहाँ पर हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है, slated my.cnf में, और इस टाइप से आप उसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल को देख सकते हैं यहाँ पर जाके। systemctl start MariaDB, तो स्टार्ट करके MariaDB को कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है इसमें। systemctl start MariaDB। ओके, सर्विस स्टार्ट कर देना है, इसको हम लोग यूज करेंगे। स्टेटस भी चेक कर लेते हैं, अभी सभी बता रहे थे वैसे सही दिखाएगा। स्टेटस चेक कर लेते हैं इसका। ओके, रनिंग है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, यूज करना है। अब स्टार्ट कर दिया, और इसको यूज करने के लिए आपके पास कमांड है MySQL -u फॉर यूजर रूट। ठीक है, इससे यूज करता हूं मैं, तो डिफरेंस देखना क्या है, डिफरेंस क्या आ रहा है। MySQL -u और रूट, तो ये देखिए प्रॉम्प्ट ओपन हो गया मेरा, डायरेक्ट प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। इसमें मैंने रूट को कोई पासवर्ड असाइन नहीं किया है कि कौन सा पासवर्ड मुझे यूज करना है MariaDB के लिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको कॉन्फ़िगर कर लूंगा। कॉन्फ़िगर का मतलब क्या है कि इसकी एक स्क्रिप्ट जनरेट करके मैं रूट को इस तरीके से प्रिविलेजेस नहीं देना चाहता हूँ कि विदाउट पासवर्ड हो क्या हो, एक्सेस हो। अभी मैंने इसको कैसा यूज किया है, MySQL -u और रूट डायरेक्ट। तो ये कैसा है, एक सिक्योर वे नहीं है, इसको कोई भी यूज कर पाएगा। इसीलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको सिक्योरली करना चाहता हूँ। तो मैं इसको कॉन्फ़िगर कर लूंगा, किससे, तो हमारे पास में कमांड है, उससे मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर का मतलब क्या है कि पासवर्ड उसको देना है। तो कॉन्फ़िगर फर्स्ट कैसे कॉन्फ़िगर करना है, तो हमारे पास में क्या कमांड उसकी, MySQL
अंडरस्कोर सिक्योर अंडरस्कोर इंस्टॉलेशन। इस कमांड से आप क्या करोगे कि जो यूजर है हमारा रूट यूजर को कौन कौन से प्रिविलेजेस देना है, उसका पासवर्ड कौन सा असाइन करना है, सब कुछ आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, वो किस तरीके से आपके सिस्टम में वो यूज करना चाहिए MariaDB सर्विस, उस टाइप से आप उसको कॉन्फ़िगर करोगे। तो MySQL हेलो और अंडरस्कोर, हाँ जी, हेलो। हाँ हाँ सर, बोलो। सर एक बार रिपीट कर देंगे MariaDB से। हाँ ठीक है। सिस्टम हाँ स्टेटस स्टार्ट हो गया था। हाँ जी, स्टार्ट हो गया था, यहाँ तक आपको हाँ समझ में आ गया। हाँ सर। हाँ सर, ठीक है, RDBMS से स्टार्ट करना है, स्कीमा तक हो गया था। स्कीमा तक के हो गया था। हाँ हाँ सर। ठीक है। तो सबसे पहले अब हमको क्या करना है कि एसक्यूएल जो है, एसक्यूएल अपने सिस्टम में परफॉर्म करके देखना है, एक डाटाबेस क्रिएट करके देखना है जो कि एसक्यूएल जो क्वेरी लैंग्वेज का यूज करेगा। तो डाटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए हमको कैसा एनवायरनमेंट लगेगा, MySQL कमांड्स लगेगी। तो ये सब कुछ हमको कहाँ मिलता है, हम क्या कर रहे हैं MariaDB का यूज करना चाहते हैं। तो MariaDB जो इंजन आप यूज करना चाहते हो तो वो आपको मिलेगा इस पैकेज में, MariaDB सर्वर। तो सबसे पहले ये हम इंस्टॉल MariaDB सर्वर, इस पैकेज को इंस्टॉल करना है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो आपको मिलेगी /etc/mycnf। तो /etc/mycnf में मैंने दिखाया आपको कि इसमें सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन है, तो आपकी जो आप डाटा क्रिएट करोगे तो वो कहाँ पर स्टोर होता है, इसकी इंफॉर्मेशन है, कौन से सॉकेट में से ये यूज कर रहा है वो, बाकी इसमें लॉग आप कहाँ जनरेट होगे उससे रिलेटेड उसके बारे में बताया है। बाकी इतनी इंफॉर्मेशन, बाकी इतना चेंजेस यहाँ पर नहीं करना। सभी चेंजेस हमारे जो हम लोग कमांड्स के थ्रू और क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करेंगे, डाटा क्रिएट करेंगे और उसको मैनेज करेंगे। तो अब मैंने क्या किया है, MySQL U इस तरीके से यूज किया मैंने। ये कैसा है, MySQL-U रूट से ये मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, पर ये कैसा है, सिक्योर वे नहीं है, कॉन्फ़िगर नहीं किया है, रूट यूजर को प्रिविलेजेस नहीं दिए कि रूट यूजर किस टाइप से हमारे सिस्टम में यूज करना चाहिए, उसका पासवर्ड क्या है। तो उसको सबसे पहले पासवर्ड असाइन करते हैं इस टाइप से। ये कैसा है, डायरेक्टली MariaDB यूज नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए मुझे कमांड है, ये स्क्रिप्ट मुझे रन करना है, MySQL सिक्योर इंस्टॉलेशन। ये मुझे पूरा गाइड करेगी कि एक रूट को क्या क्या प्रिविलेजेस देना है। ठीक है, तो इसको एक साथ मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो आप इसमें देख लेना कैसा इसमें हमको परमिशन देना है। MySQL सिक्योर इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो ये देखिए अभी ये स्क्रिप्ट आपकी रन होगी, इसमें सब कुछ आपको बताया जाता है। तो इसे अच्छे से पढ़ना है। एंटर करंट पासवर्ड फॉर रूट, सबसे पहले ये लिख के आ रहा है। और इसके पहले जो नोट है ये भी पढ़ लेते हैं। रनिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द स्क्रिप्ट इज रिकमेंडेड फॉर ऑल MariaDB सर्वर्स इन प्रोडक्शन यूज, प्लीज रीड each step carefully. In order to log into MariaDB to secure, it is we all need that current password for the root user. If you just install MariaDB and you haven't set the root password here, the password will be blank, so you should just press the enter here. तो यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि आपने पहले MariaDB कॉन्फ़िगर नहीं किया इसके पहले और अभी डायरेक्ट पैकेज इंस्टॉल किया, तो पासवर्ड तो दिया नहीं है रूट को, तो करंट पासवर्ड हमारा क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो ब्लैंक करना है। तो मैं एंटर कर रहा हूँ, एंटर फॉर नन, या तो फिर आप क्या करो, उसको एंटर कर दो। और यहाँ पर जैसे लिखा है एंटर फॉर नन, तो आप एंटर कर दीजिए। ओके, सक्सेसफुली यूज पासवर्ड, मूविंग ऑन। सेट रूट पासवर्ड, अब हमको क्या करना है, रूट का पासवर्ड सेट करना है। तो मैं यस करता हूँ कि मुझे करना है और पासवर्ड मैं यहाँ पर उससे असाइन कर देता हूँ। तो ये मैंने इसे पासवर्ड असाइन कर दिया। ये रूट का पासवर्ड अलग है और हमारे जो रूट का पासवर्ड है हमारे सिस्टम में वो पासवर्ड अलग है। ये MariaDB का रूट पासवर्ड है जो हम लोग यूज कर रहे हैं।
तो इसमें आप जो चेंजेस करोगे वो आपके सिस्टम में चेंजेस नहीं होंगे। ये आप MariaDB के लिए यूज करें। जैसे कि हमारे सिस्टम में रूट जो है ये सुपर यूजर है, उसी तरीके से MariaDB में जो रूट रहेगा वो सुपर यूजर है। आप चाहे तो यूजर क्रिएट कर सकते हैं इसमें भी MariaDB में, बट फिलहाल हम लोग रूट से किस तरीके से यूज करना है वो देख रहे हैं। By default, a MariaDB installation has an anonymous user allowing anyone to log into MariaDB without having to have a user account created for them. This is intended only for testing, and to make the installation go to bit smoother, you should remove them before moving into production environment. तो ठीक है, रिमूव कर देते हैं सभी एनोनिमस यूजर्स जो भी है उसको लॉगिन नहीं करना चाहते, यस कर देते हैं, यस। अब यहाँ लिखा है नॉर्मली रूट शुड ओनली बी अलाउड टू कनेक्ट फ्रॉम लोकल होस्ट, दिस इंश्योर दैट समवन कैन नॉट गेस एट द रूट पासवर्ड फ्रॉम द नेटवर्क। तो इस टाइप से अगर नेटवर्क में रूट का पासवर्ड आप क्या करोगे, रूट को प्रिविलेजेस दोगे तो वो क्या है कि आपका क्लाइंट के थ्रू भी रूट क्या कर सकता है, लॉगिन कर सकता है। बट इसमें जैसे बताया है कि रूट का पासवर्ड आप नेटवर्क में शेयर कर रहे हो, ये कैसा है, सिक्योर वे नहीं है। तो आप क्या करो, इसको या तो फिर कर सकते हो, इतना जिसका आप लेना चाहिए तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसको क्या करो, डिसअलाउ करो, यस कर दो इसको। यस मैं यहाँ पे अगर करता हूं तो इसका मतलब है कि रिमोटली क्या होगा, रूट लॉगिन नहीं कर पाएंगे। रिमोटली का मतलब ये है कि क्लाइंट साइड पे अगर मैं MariaDB एक्सेस करता हूँ रूट से तो मैं नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं करना है, मैं डिसअलाउ करता हूँ कि रूट क्या नहीं करना चाहिए, क्लाइंट साइड से एक्सेस नहीं करना चाहिए। मुझे अगर एक्सेस करना है तो नया यूजर बनाओ, उसके टाइप एक्सेस करो। तो डिसअलाउ करना है, यहाँ पर यस कर देता हूँ मैं। रिमूव टेस्ट डाटाबेस एंड एक्सेस टू इट, तो यहाँ पर जो पहले से डाटा क्रिएट होगा, दिस इज ऑल्सो इंटेंडेड, यहाँ पे लिखा है MariaDB comes with database name test with anyone can access this also intended only for testing, you should be removed before। तो टेस्ट डाटाबेस पहले से क्रिएट है उसमें, उस टेस्टिंग के लिए उसको क्या करना है, आपको रिमूव करना है, तो यस कर दो। तो मैंने उसे भी यस कर दिया। अब यहाँ पे reloading the privileges table will ensure that all changes made so far will take effect immediately। तो अभी जितना भी आपने यहाँ पर यस यस किया हुआ है, ये सब आपको क्या करना है, सेव करना है, तो उसे भी आप कर दो यस। तो हमने कहीं पे भी नो नहीं किया, सभी जगह यस किया है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि रूट से मैं यूज करना चाहो तो आप वहां पर नो कर सकते हो, बाकी तो आपको यस ही करना है सिक्योर वे के लिए, ठीक है। तो मैंने पासवर्ड असाइन कर लिया है, सब कुछ हो गया है। अब मैं यूज करके देखता हूँ ये कमांड, तो देखिए अभी बता रहा है एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट एट द रेट लोकल होस्ट, ठीक है। तो मैं MySQL-u रूट को कैसे यूज करूंगा, तो अब मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया है, तो इसके सही वे क्या है आपका यूज करने का, तो देखते हैं अभी। रूट -h फॉर होस्ट, लोकल होस्ट, और -p फॉर पासवर्ड, इस टाइप से आपको एक्सेस करना है। यहाँ पर अभी आप लोकल होस्ट पे हो तो ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट वो लिखना इसलिए है क्योंकि आप क्लाइंट साइड में रहोगे तो आपको आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा, तो इसीलिए उसको साथ में यूज किया करो क्लाइंट साइड में, फिर दिक्कत नहीं आएगी, वो आदत पड़ जाएगी तो आप कैसे क्लाइंट साइड में बराबर उसको कमांड को एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो हम लोग इस टाइप से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी पासवर्ड आपको देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उसको, -h और यहाँ लोकल होस्ट और -p फॉर पासवर्ड। तो पासवर्ड आ गया है, तो मैं इसे 1 2 3 4 इस टाइप से पासवर्ड देता हूं। तो अभी देखिए मेरा प्रॉम्प्ट आ रहा है MariaDB का, मैं सक्सेसफुली क्या हो चुका हूँ, लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप लॉगिन हो सकते हो, या तो फिर आपको क्या करना है, पासवर्ड वहीं पे देना है, तो वो भी कर सकते हो। कैसा है कि आपको वहीं पे अगर पासवर्ड देना है और नीचे प्रॉम्प्ट में नहीं आना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। तो सपोज मैंने जो पासवर्ड दिया है यहाँ पर मैं उसको दे देता हूँ,
ये जो मेरा पासवर्ड है मैं यहीं पे दे दूंगा और वो क्या होगा, एक्सेस होगा। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल डी से मैं साइन आउट हो गया और मैं यहाँ पर इसको यहीं पे पासवर्ड दे देता हूँ। तो ये देखिए मैंने पासवर्ड दे दिया वहीं पे। तो अब क्या हुआ, मेरा डायरेक्ट प्रॉम्प्ट आ गया, नहीं तो पिछली बार मुझे पासवर्ड एंटर करना पड़ा नीचे, तो मैंने ऊपर में ही एंटर कर दिया। इस टाइप से भी कर, ठीक है। तो अभी इसके आगे चलते, यहाँ तक क्लियर है सभी? यहाँ तक सभी को क्लियर है? कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो आप, फिर आगे कैसा है और कमेंट्स आएगी, तो इसीलिए बोल रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है सभी चीज? ओके, भूषण क्लियर है आपको? भूषण, अंकित, रिप्लाई करो सभी लोग। ओके, व्हाट अबाउट अंकित, समझ रहा है? चलो ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब ये तो सब कुछ कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब उसके अंदर आपको डाटाबेस चेक करना है, ठीक है। अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी डायग्राम देखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले डाटाबेस। डाटाबेस बनाएंगे, उसके अंदर में सब कुछ रहेगा। तो अगर आपके सिस्टम में मारिया डीबी अब आ गया है प्रॉम्प्ट, अभी उसमें आपको देखना है कि डाटाबेस कौन कौन से है। मैं पहले प्रॉम्प्ट बना लेता हूँ मारिया डीबी, इस टाइप से मेरा प्रॉम्प्ट है। अब इसके अंदर में कितने डाटाबेस क्रिएट है, तो शो डाटाबेसेस, और लास्ट में आपको यूज करना है कोलन, इस टाइप से। तभी क्या होगा कि इसका मतलब है कि आपकी कमांड जो है वो खत्म हो गई है, उसको बताना है कोलन से कि आपने कमांड जो एंटर किया है वो खत्म हो चुकी है। तो बाहर हमेशा आखिरी में आपको कोलन लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो कैसा है, रीडायरेक्ट करते हुए आपको फिर से और एंटर करने के लिए बोलेगा। तो शो डाटाबेसेस से क्या होगा कि आपके कितने डाटाबेसेस है वो आपको दिखाने के लिए बोलेगा, जो डाटाबेसेस। तो अभी यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल परफॉर्मेंस स्कीमा, ये आपके सैंपल के तौर पे क्रिएट हुए, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, कंट्रोल एल फॉर क्लियर। तो कंट्रोल एल यूज करो, जो कि मैंने बताया है पहले से शॉर्टकट, अगर भूल गए होगे तो याद रखो क्लियर करने के लिए। सांबा में भी यही यूज होता है, जो भी नए प्रॉम्प्ट रहेंगे उसमें कंट्रोल प्लस जो अब हम लोग क्लियर करते हैं वो कमांड चलते नहीं है, ठीक है। आप शॉर्टकट यूज करो, एफटीपी में भी यूज करना है तो क्लियर करने के लिए कंट्रोल प्लस एल यूज करो, ताकि आपकी स्क्रीन क्लियर रहे और जो भी आप नए इंफॉर्मेशन उस पर दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। तो अब मुझे कैसा है, डाटाबेस क्रिएट करना है, तो क्रिएट डाटाबेस, क्रिएट डाटाबेस। अब क्रिएट डाटाबेस, आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो, जो है आपका केस सेंसिटिव नहीं है। आपका जितना भी आप लिखते हो उसमें डाटा केस सेंसिटिव नहीं है MariaDB में। तो क्रिएट डाटाबेस, तो डाटाबेस का नाम दे देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर स्टूडेंट अंडरस्कोर डाटा, यहाँ पर हम लोग डाटाबेस क्रिएट करते हैं। तो अब ये डाटाबेस क्रिएट हुआ कि नहीं, शो डाटाबेसेस में चेक कर सकते हैं। तो डाटाबेस क्रिएट हो गया, स्टूडेंट डाटा, ठीक है। ये मेरा पहला काम हो गया। मैंने क्या किया, क्रिएट डाटाबेस से यहाँ पर स्टूडेंट डाटा यहाँ पर बना लिया, ओके। अब ये डाटाबेस तो बना लिया। अब यहाँ कैसा है, देखो कहाँ गया अपना स्टूडेंट डाटाबेस, ये डाटाबेस। तो ये डाटाबेस क्रिएट हो गया, इसके अंदर मुझे क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है, ओके। इसके अंदर में टेबल क्रिएट करना है। तो हम लोग कैसा है, टेबल क्रिएट करेंगे इसमें, और उसके बाद में इसके ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। उसमें टेबल में हमको क्या क्या लिखना है, तो टेबल
क्रिएट करते वक्त यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपको सब मेंशन करना है कि आपके टेबल्स में कितने टाइप के आपके कॉलम्स रहेंगे, कितने आपको कॉलम देना है। जैसे यहाँ पर नेम, रोल नंबर, स्टेटस, यही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। पास और फेल का एग्जांपल यहाँ पर डाल देंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे। तो चलो ठीक है, परफॉर्म करते हैं। नेम, रोल नंबर और स्टेटस यहाँ पर लिखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये टेबल जनरेट करना, बाकी तो इजी हो जाता है। तो टेबल जनरेट करने से पहले हमको डाटाबेस के अंदर जाना है, ठीक है। तो देखो मैं कैसा यूज कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। तो यूज स्टूडेंट अंडरस्कोर डाटा। तो सबसे पहले डाटाबेस चेंज करो, उसके अंदर जाने के बाद ही आप उसके अंदर में टेबल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ देखो, जिससे आप चेंज डायरेक्टरी करते हो उसी तरीके से आप इसको समझ सकते हो। स्टूडेंट डाटा आपने सिलेक्ट कर लिया, डाटाबेस चेंज कर लिया, इसके अंदर में आप क्या करोगे, टेबल क्रिएट करोगे। तो क्रिएट टेबल, ओके। तो टेबल का नाम क्या है हमारे, तो टेबल का नाम है, हम दे देते कुछ स्टूडेंट, यहाँ पर इन्फो, स्टूडेंट इन्फो नाम का मुझे टेबल क्रिएट करना है। स्पेस से यहाँ पर देखो डिफाइन कर रहा हूं मैं। तो स्टूडेंट इन्फो नाम का टेबल तो क्रिएट होगा, बट उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, तो कॉलम चाहिए। तो कॉलम कौन कौन से चाहिए, तो पहला मुझे चाहिए रोल नंबर का, या तो पहला हम लोग ले लेते हैं नेम का। नेम, नेम के बाद में कॉलम का आपको क्या लिखना है, टाइप लिखना है उसमें, ठीक है। इंटीजर है, वैरकर है, ठीक है, या स्ट्रिंग है। इस टाइप से आप क्या करोगे, स्ट्रिंग है तो उसको वैरकर में आप कंसिडर करोगे, और इंटीजर है, इंटीजर मतलब नंबर है, कोई भी नंबर, उसको इंटीजर में आप कंसिडर करोगे। तो नेम हमारा क्या है, किस में रहेगा, वैरकर में रहेगा, वेरिएबल कैरेक्टर है। और इसमें वेरिएबल कैरेक्टर कितने इसका लेना है आपको, सपोज 10 डिजिट के आपके वेरिएबल्स रहना चाहिए, इसके ऊपर नहीं रहना चाहिए, तो ये भी डिफाइन कर सकते हो आप, नहीं, ओके। ये हो गया। उसके बाद क्या डिफाइन करना है, सपोज रोल नंबर आपको डिफाइन करना है, तो रोल नंबर हम लोग इंटीजर में लेते हैं, ठीक है। तो इंटीजर में यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं रोल नंबर। उसके बाद में स्टेटस, तो स्टेटस यहाँ पर जैसे पास या फेल वो लिखना है हमको। तो इसमें क्या कर देंगे, वैरकर में डिफाइन करेंगे इसको भी, वैरकर में। और इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर 10 ले लेता हूँ। 10 लेने की जरूरत नहीं है तो भी ले लेते एग्जाम्पल के लिए, ओके। यहाँ पर इस टाइप से ये कमांड एग्जीक्यूट करना है, क्रिएट टेबल। और लास्ट में क्या करना पड़ेगा, ये कोलन मेरा, ये देखिए नेम का बराबर है रोल नंबर इंटीजर, स्टेटस आपको क्या देना है वो, और मैं लास्ट में ये, ठीक है। तो ये आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया अभी, तो टेबल क्रिएट किया है, नेम, रोल नंबर, स्टेटस। तो इतना सब कुछ मेरा क्रिएट हो चुका है। अब ये सब कुछ क्रिएट हुआ है तो मुझे चेक करना है, तो कैसे चेक करना है, तो मैं कैसे चेक करूंगा इसको, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, ये जो टेबल क्रिएट हुआ है इसको अगर आपको चेक करना है, टेबल क्रिएट हुआ है तो ये सब कुछ सही में कॉलम्स आए हैं कि नहीं, तो आप कैसे कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। डिस्क्राइब कौन सा टेबल है हमारा, स्टूडेंट इन्फो, तो स्टूडेंट इन्फो यहाँ पर लिखो। तो ये देखिए डिस्क्राइब हो गया आपका, नेम, रोल नंबर, स्टेटस, ये कॉलम्स है, ठीक है। ये आपने क्या डिस्क्राइब किया है स्टूडेंट इन्फो से, ये जो टेबल है, टेबल के अंदर कितने कॉलम्स है, उसका टाइप क्या है, नल वैल्यू आपने यस और नो, नल का मतलब है कि आप उसमें अगर कोई वैल्यू नहीं देते हो तो एग्जीक्यूट होना चाहिए क्या, तो आपने यस किया है। अगर नो नल लिखते हो तो आप उसमें अगर कोई वैल्यू नहीं दोगे तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, इस टाइप से। तो ये पूरा आपका कॉलम डिफाइन कर, ओके। अभी इसके अंदर डाटा कुछ भी नहीं फिल किया है, सिर्फ ये बता रहा है कि ये स्टूडेंट इन्फो जो टेबल है इसके अंदर कितने कॉलम, तो इतने 3 कॉलम हमारे दिखा है। तो डिस्क्राइब जो कमांड है वो आपको यही बताती है कि टेबल के अंदर कितने कॉलम।
अब मुझे देखना है कि टेबल्स कितने हैं। जैसे मैंने बताया कि आप डाटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट कर सकते हो एक से ज्यादा। शो टेबल्स करना है तो यहाँ देखो स्टूडेंट इन्फो करके एक ही मैंने टेबल क्रिएट किया है, तो ये दिखा रहा है शो टेबल्स कमांड। तो ये हमारा डाटाबेस क्रिएट होते जा रहा है हमारे सिस्टम में, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, डाटा पुट करेंगे। क्या करेंगे, डाटा पुट करेंगे। तो अभी क्रिएट डाटाबेस स्टूडेंट इन्फो डाटाबेस क्रिएट कर लिया। उसके बाद में क्या किया था हमने, तो आप क्या करो, फिर उसके बाद में आपने टेबल क्रिएट किया था। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो के करने से पहले क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, यूज स्टूडेंट डाटा। ठीक है, डाटाबेस को पहले यूज करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट स्टूडेंट इन्फो टेबल जो है स्टूडेंट इन्फो, और उसके बाद में डिफाइन करना है यहाँ पर। तो आप उसका नेम डिफाइन कर दो इंटीजर में। उसके बाद में रोल नंबर जो है, रोल नंबर काय में होगा, वेरकार में होगा क्या, नहीं ये इंटीजर गलत हो गया। नेम आप वेरकार में डिफाइन करो, वेरकार में तो 10 डिजिट होना चाहिए वेरकार, तो 10 यहाँ पर यूज करो। उसके बाद रोल नंबर जो है वो इंटीजर में होना चाहिए, हम लोग इंटीजर देख देते हैं। तो कॉलम नेम एंड कॉलम टाइप ये आपको डिफाइन करते जाना, जितना है वो, जितना आप एक बार डिसाइड कर सकते हो, इसके बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। जैसा मैंने बताया, एक ही बार में स्ट्रक्चर इसका फिक्स होगा, जो स्कीमा है वो फिक्स हो रहा है। रोल नंबर, उसके बाद में स्टेटस। स्टेटस क्या है मेरा, वेरकेयर में वेरकेयर, और यहाँ पर मैं डाटा लिख देता हूँ फिर से 10 यहाँ पर दे देता हूँ, तो स्पेस देने की जरूरत नहीं है। और क्लोज ब्रैकेट, इस टाइप से टेबल क्रिएट हो जाएगा। शो टेबल से आप क्रिएट कर सकते, देख सकते हो टेबल्स, शो टेबल से। और डिस्क्राइब टेबल से आप क्या करोगे, डिस्क्राइब स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो से आप कॉलम कितने हैं आपके टेबल में ये देख सकते। ओके, तो इतना हम लोग अभी तक पढ़ चुके। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर में डाटा इंसर्ट करूंगा, डाटा फिल करूंगा। तो अब जैसे मुझे नेम यहाँ पर क्या करना है, फिल करना है। तो फिल करने के लिए यहाँ पर जो नेम है, मैं नेम फिल करना चाहता हूँ। तो नेम सपोज पहला है यूजर 1, ठीक है। तो इसे इस टाइप से मैं क्या करूंगा, यूजर 1 यहाँ पर अभी जो मैं कर रहा हूँ ये डाटा यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, यूजर 1। तो यूजर 1 का सपोज रोल नंबर क्या है, 100 है। ये मैं यहाँ पर फिल कर लूंगा। उसके बाद में स्टेटस क्या है, तो फेल, तो ये मैं फेल यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से आपका डाटा जो रहेगा वो आप क्या करोगे, फिल करते जाओगे। तो आगे आपको यही देखना है। तो अभी जो फिल कर रहे हैं हम लोग डाटा, ये कमांड थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, आप सोचिए अगर ये इस तरीके से चलेगा तो कितना टाइम लगेगा, बट रियल में ये जो डाटा स्टोर होता है ये एप्लीकेशन थ्रू होता है। मतलब आप जैसे साइन इन करते हो, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे जीमेल में चले जाते हैं हम लोग, जीमेल में क्या करते हैं, ये देखिए, ये जैसे प्रॉम्प्ट हो गया ना आपका, क्रिएट अकाउंट का ही बता देता हूँ मैं। तो जैसे ये क्रिएट अकाउंट में कुछ लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद में जनरेट करते हैं। तो ये पूरा एक डाटाबेस बना हुआ है, ठीक है, ये एप्लीकेशन बनी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूजर नेम पासवर्ड कंफर्म। तो ये जो भी आप लिखते हो ना, ये यहाँ पर स्टोर हो जाता है बकायदा, ठीक है, इंटीग्रेट किया रहता है, ठीक है, एप्लीकेशन से आपके माइस्क्यूएल को। तो ये जो भी आप लिखोगे, तो ये पहले से टेबल डिफाइंड है वहां पर स्ट्रक्चर फॉर्म में, कि फर्स्ट नेम भी लिखना है लास्ट नेम। इसमें तो आप चेंज नहीं कर सकते कि एक नया टेबल बना दो, वैसा तो नहीं कर सकते। ये पूरा आपका स्ट्रक्चर बना है, और इसमें जो डाटा लिखोगे वो आपका डायरेक्ट आपके डाटाबेस में जाके स्टोर होता है।
इसीलिए कैसा है, आपके इंफॉर्मेशन वहां पर डाटाबेस में इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर हो जाती है। तो ये तरीका है, वो मैंने ये खुद से करने, लेकिन वहां पर आपको क्या करना है, खुद से टेबल यहाँ पर जो डाटाबेस है क्रिएट करके रख देना है बस। एक बार आपने क्रिएट कर दिया तो इसको इंटीग्रेट कर दो डाटाबेस को ये एप्लीकेशन के साथ में, और वो डाटा अपने आप उसमें फिल होते जाएगा। तो अभी तो हम लोग कोई एप्लीकेशन यहाँ पर इसको क्या किया है, इंटीग्रेट नहीं करके रखा है, तो अपने आप हम लोग क्वेरी से जनरेट करेंगे डाटा और उसमें बनाएंगे, ठीक है। लेकिन रियल टाइम में मैंने बताया जैसे आपको कि यहाँ जैसा एक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन में आप जितनी इंफॉर्मेशन करोगे और जैसे ही मैं नेक्स्ट वगैरह करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली वो डाटाबेस में आपका सेव हो जाएगा। तो फिर आप वो कभी भी यूज करेगा, कभी भी स्कैन करना है, कुछ भी करना है, डाटा से रिट्राइव करना है, डाटा चेक करना है ये यूजर प्रेजेंट है कि नहीं, तो वो डाटाबेस से अपना डाटा क्या करेगा, उसको फेच करते जाएगा, यूज करते जाएगा। तो ये तरीका है रियल एनवायरनमेंट में। अभी लेकिन हम क्या करेंगे, अपने से खुद से जनरेट करेंगे। तो खुद से जनरेट करना है आपको, तो कमांड है इंसर्ट। तो इंसर्ट कमांड से क्या करेंगे, हम लोग जनरेट करेंगे डाटाबेस, क्या बोलते हैं, आपके जितने भी ये जो अपने टेबल्स के अंदर, कॉलम के अंदर डाटा पुट करना है, तो आप इंसर्ट कमांड से पुट करेंगे। तो इंसर्ट स्टूडेंट डाटा मेरा है, इंसर्ट इनटू किसमें, तो स्टूडेंट इन्फो जो है मेरा, ये क्या है, ये मेरा टेबल है, इसके अंदर में वैल्यू आप क्या करो, इंसर्ट करो वैल्यू। तो वैल्यूज करते हैं और इस टाइप से ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट के अंदर में अब क्या मेंशन करना है, तो रोल नंबर, नेम जो भी हमने डिफाइन, तो नेम क्या है, पहला नेम को आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में करना है। तो जिस प्रकार से एक सिंगल कोड भी यूज कर सकते हो आप और डबल कोड भी यूज करते हो, मैं दोनों आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यूजर 1, और यहाँ पर पहला नाम लिखना है यूजर 1, तो नेम, उसके बाद रोल नंबर, तो रोल नंबर 100, और फिर से varchar को क्या में आपको सिंगल कोट में डिफाइन करना है, और यहाँ उसको तो एक रो मेरा क्रिएट हो चुका है। ये यहाँ पर कंफर्म आ रहा है। अब मैं यूजर 2 के लिए डाटा यहाँ पर लिखता हूँ, यूजर 2, और इसके लिए सपोज 101, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं पास, राइट। इसी तरीके से यूजर 3, तो आप चाहो तो कितने भी यहाँ डिफाइन कर सकते हो। मैं कुछ डिफाइन करके रखता हूँ ताकि मुझे कैसा है, रिट्राइव कैसे करते हैं हम लोग वो दिखाना है। तो मैं कुछ यहाँ पर डाटा बना लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में नंबर ऊपर आप लोग कमांड नोट डाउन करके रखो और उसे यूज करना है, ठीक है। मैं तब तक और एक यूजर बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये 5, तो अभी देखो मैं कैसा यूज करता हूँ इसको, डबल कोट से यूज करके देखता हूँ। तो यूज करते हैं क्या, यूज कर सकते हैं क्या, देखते हैं। यूजर 5, और ये इंटीजर में देने की जरूरत नहीं है, varchar में आपको देना है। और ये मैं यूज करता हूँ एरर नॉनएसक्यूएल, ओके। नहीं, उसका एरर नहीं है वो, तो मैंने उसका एरर नहीं है, वो कर सकते हैं हम लोग। मैंने कोलन वहां पर जो था ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था उसका। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्रिएट तो कर लिया सब कुछ, अब मुझे क्या करना है, इसे यूज करना है। यूज करना है मतलब देखना है इसके अंदर पूरा डाटा क्या क्या आया है कि नहीं आया। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, तो ये देखिए मेरा डाटा दिख रहा है पूरा, ठीक है। नेम, रोल नंबर, स्टेटस, यूजर 1 2 3 4, रोल नंबर जो है और फेल यहाँ पर है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म में डाटा स्टोर हो चुका है। और जैसे मैंने बताया यहाँ हम लोगों ने खुद जनरेट किया है, वैसे खुद जनरेट करने की जरूरत नहीं है, वहां पर अपने आप होता है। लेकिन आपको क्वेरी पता रहना चाहिए। क्वेरी क्यों पता रहना चाहिए, तो देखिए जब मैं यहाँ पर रिट्राइव करूंगा ना, सपोज मुझे ऐसे स्टूडेंट के नाम चाहिए जो सिर्फ पास है, ठीक है।
ठीक है, ऐसे स्टूडेंट के नाम चाहिए जिनका स्टेटस क्या है, पास है। तो सिलेक्ट स्टूडेंट, देखो मैं यूज करके दिखाता हूँ, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट info where status equal to क्या लिख देंगे, पास। पास में अब कितने हैं, 3 है, तो 3 नाम आना चाहिए। हाँ तो देखिए 3 नाम आ गए बराबर। अब मुझे कैसा है, सिलेक्ट नेम, देखिए कमांड नोट डाउन, ये जो क्वेरी है नोट डाउन करके रखना। उसके बाद में जो है, अब नेम तो हो गया, नेम के साथ में रोल नंबर भी चाहिए, रोल नंबर। तो ये देखो रोल नंबर भी आ गया। कितना आसान हो रहा है मुझे रिट्राइव करना, डाटा देखना। तो इस टाइप से क्या करोगे आप, डाटा फिल्टर करोगे और अपना डाटा स्टोर करोगे एक स्ट्रक्चर फॉर्म में डाटाबेस में। तो इसका यूज समझ में आ रहा है, इसका इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है कि ये किस तरीके से आपको सिक्योर वे से, सिक्योरिटी हम लोगों ने तो पासवर्ड जनरेट कर लिया, वो तो मिल ही गई है। सबसे इंपॉर्टेंट है डाटा रिट्राइव करने में कितना इजी है। तो बैंकिंग में आप देखो, बैंकिंग में इसका कितना यूज होता होगा। डाटाबेस एक टेबल फॉर्म में आपको चाहिए, एक पर्टिकुलर यूजर का चाहिए, कितने सारे यूजर है, तो आप कितना स्क्रॉल करते जाओगे। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर आपको सिर्फ कमांड चलानी है, और वो भी डाटा आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं। आप ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन में डाटा क्या है, डाटाबेस से इंटीग्रेट हो रहा है, अपने आप डाटा स्टोर हो रहा है, और अपने आप आपकी प्रोसेस क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। और सिर्फ आपको रिट्राइव भी करना है तो आप सिर्फ एक कमांड से रिट्राइव कर सकते। ये समझ में आया, यहां तक समझ में आया? तो कमांड लिखा देता हूँ, रिप्लाई करो एक बार, फिर आगे चलता हूँ मैं, आगे और देखेंगे। हाँ तो डिस्क्राइब हेलो कर दिया। हेलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, ये हाँ ये केस सेंसिटिव होता है क्या? यानी अगर कोई कॉमा या अगर सेमीकोलन नहीं देते हैं तो ये नहीं क्वेरी एग्जीक्यूट होगी? नहीं, ऐसा नहीं, ये जो आपके स्पेशल कैरेक्टर है, जो स्पेशल आपने हाँ डिफाइंड है, जैसे कोलन हो गया और इसके बाद में इक्वल टू हो गया, ये आपको बराबर देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। बट आप जो यहाँ पर कैसा है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर जो है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइप का जो ओके। है, उसमें आपका क्या, तो आपको कैपिटल लिखना है तो कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखना है तो स्मॉल लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि जैसा है क्रिएट करते वक्त, अब जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ, इंसर्ट का हो गया, जैसे डिस्क्राइब करना है तो इसको कैपिटल में दो कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल रहे वो, कि डिस्क्राइब जो है आपका इस टाइप से भी दे सकते हो आप, ठीक है। ये डिस्क्राइब का हो गया, या तो क्रिएट करना है तो क्रिएट का भी हो सकता है, आप क्रिएट भी कर सकते हो इस टाइप से। नहीं नहीं सर, तो मेरी ये, क्वेरी ऐसी है कि हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ, मेरी क्वेरी ऐसी थी कि कॉमा देने के बाद जो स्पेस अगर आ जाता है तो क्वेरी रन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, रन नहीं होगी। जैसे हाँ। आप क्या करो, जैसे ये स्टूडेंट इन्फो में आप क्या करना चाहते हो कि ये कोलन ही नहीं देना है सपोज, हम्म। तो स्टूडेंट इन्फो वो नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, राइट? क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि ये अलग है और ये दूसरा हाँ। अलग है, ठीक है, टेबल। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो कि उसको यूज नहीं कर सकते, उस फॉर्मेट में यूज नहीं कर सकते। सिर्फ मैं कैपिटल और स्मॉल लेटर का आपको बताया, ठीक है। हम्म, हाँ ओके। तो आपको जो भी आप सिंबल्स यूज कर रहे हो वही यूज करो बराबर, और उसी में आपको वर्क करना है, ठीक है। जैसे कि अब कॉलम, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये देखो, जैसे यहाँ पर देखिए आप, इसमें इसमें कैसा है कि इसमें अगर आप क्या करते हो कि ये नहीं देते हो, ठीक है, रोल, फिर उसके बाद में नंबर और इंटीजर कर दोगे तो ये चलेगा नहीं। क्योंकि उसका फॉर्मेट कैसा है कि यहाँ पर कॉलम नेम लिखना है और कॉलम टाइप लिखना है। तो अगर सपोज आपने कॉलम लिख दिया और स्पेस दे दिया तो वो कंसीडर कर लेगा इसको कॉलम टाइप।
तो नो करके कोई कॉलम टाइप नहीं है तो वो एरर जनरेट कर देगा इस टाइप से। तो आप इसको इतना ही कंसीडर करो कि ये एक कैपिटल लेटर में लिखो या स्मॉल लेटर में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी डाटाबेस मेरा बन चुका है और मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें सिलेक्ट भी कर पा रहा हूँ और क्रिएट भी कर पा रहा हूँ। तो अभी क्या करते हैं, अब सपोज मैंने जैसे अभी अब आपको दोनों बता दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, स्टूडेंट इन्फो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, मुझे क्या करना है इसमें डाटा। अब यहाँ पर तो ये पूरा बराबर चल रहा है। अब मुझे जो है ये बैकअप कैसे लेते हैं इसके बारे में बता। ठीक है, तो और 3-4 कमांड है इसकी, तो ये आप क्या करना, इसको या तो फिर मैं इसको लिख के दे देता हूँ ना, इसका स्टूडेंट इन्फो में आप चेक कर सकते हो। और फिर क्या है, आपको इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करो। इंसर्ट किस में करना है, स्टूडेंट इन्फो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो। और इसके बाद में क्या लिखते हैं इसमें, स्टूडेंट इन्फो और उसके बाद वैल्यूज। वैल्यूज लिखिए, तो वैल्यूज हम लोग किस तरीके से, जैसा हमारा डिफाइंड है, तो इसको कोलन user1 और उसके बाद में रोल नंबर 100 और यहाँ पर स्टेटस में क्या है हमारा, तो मैंने फेल दिया तो फेल लिख देते हैं। इस टाइप से उसको डिफाइन करना है। और फिर बाद में क्या करना है, सिलेक्ट स्टार, चेक करने के लिए कितने वहां पर पूरा चेक करना है, पूरा टेबल आपको शो करना है। तो इस तरीके से टेबल के अंदर कंटेंट शो करना है। तो स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब स्टार का मतलब है सब कुछ। अब सपोज आपको सिलेक्ट करना है नेम फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, सिर्फ नाम क्या करो दिखाओ, जिसमें वेयर रोल नंबर सपोज क्या है, इसका रोल नंबर सपोज क्या है 100 है, उसका सिर्फ आप क्या करो नाम दिखाओ। तो इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते। तो ये हो गया रिट्राइवल का। अब मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि बैकअप कैसे लेते हैं। ठीक है, बैकअप कैसे लेते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो बैकअप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पहले साइन आउट हो जाना है और कुछ कमांड का यूज करना है। यहाँ पर कौन सी कमांड है, तो MySQL dump। ठीक है, MySQL dump -u फॉर रूट। बैकअप ले रहे हैं, बैकअप मतलब कब सपोज आपका डिलीट हो गया और उसमें डाटा आपको क्या करना है, अपने सिस्टम में स्टोर करके फिर उसको रिट्राइव करना है। तो इस तरीके से रिट्राइव करेंगे आप, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो है 1 2 3 4 सभी सेम है, सिर्फ डाटाबेस का नाम लिखना है स्टूडेंट अंडरस्कोर डाटा, और इस टाइप से आपको रीडायरेक्ट करना है कोई एक फाइल पे। तो फाइल का नाम हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर abc.bkp फॉर बैकअप। बैकअप का मतलब देखिए, अब ये डाटा है मेरा और शो टेबल्स करता हूं मैं, शो टेबल्स, तो सब कुछ दिख रहा है, स्टूडेंट इन्फो दिख रहा है और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, ये सब कुछ दिख रहा है शो टेबल्स। और मैं क्या करता हूँ, ये स्टूडेंट इन्फो का डाटा डिलीट कर देता हूँ। पहले बैकअप ले लेता हूँ फिर डिलीट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बैकअप ले लेते हैं ताकि मुझे उसको रिट्राइव करना आना चाहिए। तो MySQL dump कमांड से मैं बैकअप ले रहा हूँ, -u फॉर रूट, -h फॉर लोकल होस्ट और -p फॉर पासवर्ड। पासवर्ड क्या है हमारा 3 और यहाँ डाटाबेस का नाम तो स्टूडेंट अंडरस्कोर डाटा कोलन, और फाइल को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो फाइल ले रहे हैं तो new.bkp। तो new.bkp या तो abc लिखा है तो abc लिख देते हैं यहाँ पर भी abc.bkp। तो ये मेरा क्या हो गया, बैकअप जनरेट हो गया। इस बैकअप के अंदर में मेरा स्कीमा और डाटा दोनों है। तो मैं दिखाता हूँ आपको,
कैसा दिख रहा है वो डाटा जो जनरेट हुआ है abc.bkp। तो इस टाइप से मेरा क्या है, यहाँ पर डाटा दिख रहा है आपको। तो इसमें क्या है, आपका स्कीमा भी है और इसके अंदर में डाटा जो है ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा, ये स्कीमा मतलब जो हमने टेबल क्रिएट किया था वो सब कुछ, ये देखिए क्रिएट टेबल, ये सब कुछ आपका स्कीमा है इसके अंदर में। बट आप देखोगे ड्रॉप टेबल इफ एग्जिट, ये भी है स्कीमा। और इसमें जो है स्टूडेंट इन्फो में ये जो वैल्यू है आपकी यूजर 100 फेल, यूजर 201, ये सब आपका क्या है, तो ये डाटा है, इसके अंदर में डाटा है। तो सब कुछ तो आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ। तो चलते हैं MySQL अपन रूट यू रूट लोकल होस्ट नितिन। ओके, तो शो डाटाबेसेस, तो डाटाबेसेस तो दिखाएगा वो, शो डाटाबेसेस। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट डाटा तो है, उसके अंदर में जाने के बाद देखते हैं क्या है, स्टूडेंट डाटा, स्टूडेंट डाटा, डाटाबेस चेंज। अब मैं शो टेबल्स, शो टेबल्स, टेबल्स भी है, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डाटा करता हूँ। तो ये क्या दिखा रहा है, स्टूडेंट इन्फो करना है। ओके, तो ये डाटा भी है बराबर। तो मैं इसे ड्रॉप करता हूँ, टेबल को ड्रॉप करना है, ठीक है, टेबल को ड्रॉप करना है। जैसे शो टेबल्स में दिखा रहा है अभी, शो टेबल्स में, तो मुझे इसको ड्रॉप कर देना है, तो मेरा डाटा पूरा चला जाएगा। ड्रॉप स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। ये क्या है, मेरा एक्सीडेंटली मुझसे ये हो गया। तो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट इन्फो, तो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट इन्फो जो है मेरी कमांड, इससे मैंने ड्रॉप कर दिया। अब आप देखो शो टेबल्स में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर शो टेबल किया था तो डाटा था, और उसके बाद सिलेक्ट स्टार करता हूँ तो भी आपको एरर बताएगा ये, ठीक है। तो ये एग्जिट ही नहीं करता। तो अब मेरा पूरा डाटा क्या हो गया है, चला गया है सिस्टम से। तो अब मुझे इसे रिट्राइव करना है, मतलब फिर से बैक करना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो अब मेरे पास तो बैकअप लेके रखा हूं मैंने, ओके। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर रिट्राइव करने के लिए MySQL लिखना है, और यहाँ क्या क्या दब गया, एक सेकंड, वो चला गया क्या, हाँ जी, फिर से लिखना पड़ेगा। ओके, कोई बात नहीं, फिर से लिख देते हैं MySQL, और रूट लोकल होस्ट की डाटा टाइप लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पर डाटा, ओके। और अभी इस तरीके से ग्रेटर देन का साइन आपको लिखना है, और abc.bkp, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपका डाटा रिट्राइव कर लेगा, ठीक है। abc.bkp आपका डाटा जो है इसके अंदर में आप रिट्राइव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कमांड है जिसमें MySQL डंप हटा देना है, सिर्फ ये लिखना है, और ये एरो आपका चेंज रहेगा, ठीक है। क्या क्या चेंजेस रहेंगे यहाँ पर लिखा देता हूँ। तो ये क्या है, टू गेट बैकअप, बैकअप लेने के लिए, और टू रिट्राइव करने के लिए क्या है आपका, कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल V, और यहाँ पर रिट्राइव कैसे करेंगे, तो इसको आप रिट्राइव करो इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिट्राइव करो। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे रिट्राइव होता है कि नहीं। तो अभी रिट्राइव हुआ है कि नहीं चेक करना है, तो चलते हैं शो डाटाबेसेस। तो इसमें स्टूडेंट डाटा है, यूज स्टूडेंट अंडरस्कोर डाटा, डाटाबेस चेंज हो गया, शो टेबल्स, शो टेबल्स, ओके।
ठीक है, तो इस टाइप से आपको दिख रहा है यहाँ पर शो टेबल्स दिख रहा है। देखो पहले टेबल्स चला गया था, अभी आ गया वापस, और सिलेक्ट कर लेते हैं उसमें स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो। ओके गुड, वेरी गुड। तो मैंने क्या किया है, नो डजंट एग्जिट इन्फो लिखना है ना। स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने बराबर कोलन नहीं दिया है। हाँ, कैप्स लॉक बराबर ऑन दी था ना वो, इसीलिए। ठीक है, बराबर मैंने कैप्स लॉक जो शिफ्ट का बटन है यूज नहीं किया था इसीलिए। ठीक है, तो इस टाइप से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। तो ये समझ में आया डाटा कैसे बैकअप लिया फिर उसको रिट्राइव कैसे किया। हाँ जी, क्लियर हुआ यहाँ तक? रिप्लाई करो सभी लोग। हाँ जी, हाँ, तो ये कैसा है, ये कंपनी में ये तो यूज होता ही है, बट कंपनी में और एक चीज यूज होती है कि वो क्या करते हैं, स्कीमा अलग स्टोर करते हैं। ठीक है, स्कीमा आपका अलग स्टोर करते हैं और आपका जो डाटा है वो अलग स्टोर करते हैं। तो इसका रीजन क्या है कि सपोज आपका डाटाबेस अगर कहीं आपका सिस्टम वो भी हो गया, मतलब किसी ने हैक भी कर लिया, तो वो डाटाबेस आपका एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि स्कीमा कहीं और रखा है, डाटा कहीं और रखा है। तो इसको सिक्योर और करने के लिए वो लोग इस टाइप से करते हैं कि स्कीमा आपका अलग, स्कीमा का मतलब जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया मैंने, टेबल बनाया, रोल नंबर, नेम, स्टेटस, उसका डाटा अलग लिख देंगे, उसको अलग से सेव कर लेंगे। और बाकी जो है आपका डाटा, जो उसके अंदर में आपने जो डाटा लिखा है, जैसे यूजर 10 हो गया, पास है कि फेल है, रोल नंबर क्या है, वो डाटा हमारा अलग रहेगा। तो जब भी मैंने आपको जो दिखाया उसमें सब कुछ था, लेकिन अभी आपको क्या करना है, अलग अलग सेव करना है। तो एबीसी 1 करके मैं इसे लिख देता हूं। सिर्फ आपको यहाँ पर यूज करना है हाइफन हाइफन नो हाइफन डाटा। ओके, तो ये मेरा किसके लिए रहेगा, स्कीमा के लिए, स्कीमा के लिए। तो स्कीमा आपका इस तरीके से जनरेट होगा। और वहीं अगर आपको क्या यूज करना है कि आपको अगर उसमें सिर्फ डाटा चाहिए, ठीक है, सिर्फ डाटा चाहिए, ठीक है, यहाँ पर नो डाटा का मतलब सिर्फ स्कीमा, और सिर्फ डाटा चाहिए तो नो क्रिएट इन्फो हाइफन हाइफन नो हाइफन क्रिएट हाइफन इन्फो, राइट। तो इस तरीके से आप उसमें जनरेट करो। तो चलते हैं, करते हैं इसको कैसे करेंगे। कमांड जो थी मेरी यहाँ पर, इसमें ये देखो, इसमें MySQL डंप करना है, ठीक है, MySQL डंप और स्टूडेंट डाटा, और यहाँ पर नाम भी चेंज कर देना, हाइफन हाइफन नो हाइफन डाटा और ABC1। ओके, तो ये क्रिएट हो गया। वीम करके आप क्या करो, चेक भी कर लो उसको, ABC1। तो अभी यहाँ पर जो है, इसमें आपको डाटा नहीं दिखेगा। कौन सा डाटा, जो मैंने टेबल में user1 user2 बनाया, तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्रिएट टेबल, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिखा रही है, टेबल का नाम वगैरह क्या है, स्टूडेंट इन्फो, सब कुछ इसमें दिखा रहा है। ये आपका स्कीमा हो गया। और अब मैं क्या करता हूँ, नो क्रिएट इन्फो लिख देता हूँ, नो क्रिएट इन्फो कर देते हैं, और इसमें नाम चेंज कर देते हैं अभी, ABC2। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, ABC2 को विम कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर क्या जनरेट होगा आपका, तो डाटाबेस देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर user1 100 user2 user3, तो ये आपके डाटा यहाँ पर। तो ये सबसे सही वे है कि आप क्या करो, स्कीमा अलग सेव करो और डाटा आपका अलग सेव करो। ठीक है, क्लियर।
तो कंपनी में इसी तरीके से सिक्योर करते हैं आपका डाटा। और इसको आपका आज के लिए इतना ही। ये सब कुछ क्या करो, आप प्रैक्टिस करके देखो, और जो भी अगर डिफिकल्टी आई तो आप क्या करना, पूछ लेना। रिकॉर्डिंग स्टॉप।